क्या हम धर्मनिरपेक्षता की किसी नई समझ की ओर अग्रसर हो रहे हैं, जहां धर्मनिरपेक्षता के मतलब से प्रतिनिधित्व का सवाल तो गायब हो जाएगा, मगर अल्पसंख्यक कोटे का मंत्री पद जरूर रहेगा, क्योंकि किसी एक को बनाना है। किसका सेकुलरिज्म जीता और किसका हारा? जो जीता वो क्या है और जो हारा वो क्या था? प्राइम टाइम में हम बात करेंगे, लेकिन कांग्रेस ने अपने प्रवक्ता ही वापस ले लिए। पर कोई बात नहीं, बहस और लोकतंत्र में लोग थोड़े ना वापस हो जाएंगे। प्रभात झा जी हैं हमारे साथ, सांसद हैं। बीजेपी के शिवानंद तिवारी जुड़ जाएंगे, पूर्व सांसद। राकेश सिन्हा जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक। हिलाल अहमद हैं, सीनियर रिसर्च फेलो CSDS के। जब तक शिवानंद जी की तार ठीक होती है, राकेश जी, हम आपसे ही जानना चाहते हैं कि एक सामान्य दर्शक के लिए या फिर जो भी इस बहस में उनको तुरंत उनको एक तरह से रिवाइज करने के लिए, आपकी नज़र में कांग्रेस के सेकुलरिज्म और बीजेपी के सेकुलरिज्म में चंद बुनियादी अंतर क्या है? चंद, ज़्यादा लंबा नहीं जाएंगे जी। देखिए, पहला अंतर तो यह है कि कांग्रेस किसी भी नीति के निर्माण में किसी खास समुदाय को आकर्षित करने के लिए कि हम आपसे बहुत नज़दीक हैं और आपके हम संरक्षक हैं, ऐसा एक आभास देती रही है। एक दूसरी जो महत्वपूर्ण अंतर है कि कांग्रेस हमेशा एक मनोवैज्ञानिक खतरे का संकेत खास समुदाय को देती रही है कि आप डेंजर में हैं, आपको हिंदू फांसीवाद का एक खतरा नजर आ रहा है, और यह कहकर उस समुदाय को आतंकित करना, मनोवैज्ञानिक रूप से उसको डिफेंसिव बनाना और फिर अपने पिंजरे में रखना। तीसरा जो उससे ज्यादा महत्वपूर्ण अंतर है कि कांग्रेस हमेशा यह कोशिश करती रही है कि कट्टरपंथी समुदाय को, दूसरे लोग भी कोशिश किए हैं, लेकिन कांग्रेस कोशिश करती रही है कट्टरपंथियों को हमेशा को ऑप्ट करके और जो लिबरल एलिमेंट्स हैं उनको मास्क के रूप में यूज करना, फील्ड में कट्टरपंथी और दिखाने के लिए उदारवादी। जैसे हुमायूं कबीर दिखाने के लिए कांग्रेस के बौद्धिक चेहरे हो सकते थे, लेकिन जमीन पर जब कांग्रेस को चुनना हुआ, जब कृपलानी को हराने के लिए जवाहरलाल नेहरू को चुनना हुआ, तो एक मुस्लिम कैंडिडेट को खड़ा कर दिया। अंतिम समय में कांग्रेस के सभी उम्मीदवारों को निरस्त करते हुए, सभी रिकमेंडेशन को निरस्त करते हुए अंतिम समय में 1963 में एक मुस्लिम कैंडिडेट को खड़ा कर दिया। उनका मकसद ये था कि मुस्लिम ध्रुवीकरण के द्वारा, उसमें नेहरू भी सेकुलर थे, कृपलानी भी सेकुलर थे। कृपलानी तो कोई गोलवलकर होते तो ये मानता कि नेहरू कोई कोशिश कर रहे हैं, आप उस कृपलानी को हराने के लिए मुस्लिम ध्रुवीकरण कर रहे हैं। तो बस तो रवीश जी ने आपने जो इंट्रोडक्शन में शुरुआत में कही, बहुत बुनियादी और अच्छी बात कही। ये एंटोनी क्या कह रहे हैं, अडवाणी जी क्या कह रहे हैं, या कौन नेता कैसा कह रहे हैं, महत्वपूर्ण उतना नहीं है जितना महत्वपूर्ण आपका इंट्रोडक्शन था। हम बुनियादी रूप से इस देश में सेकुलर हैं। इस सेकुलरिज्म को डिकंस्ट्रक्ट कर रहा है राजनीति। आज सदियों से हम साथ रहे हैं, लेकिन वो साथ को विग्रह करने की स्थिति राजनीति पैदा करते हैं। उसका एक छोटा उदाहरण देकर मैं खत्म करता हूं। ये आपने ब्लैक बोर्ड की बात कही, ये CPM कह रहे हैं। मैंने आज अपने फेसबुक पर उसको डाला। आपके बीजेपी के नेता का तो नहीं, पर नमो केरला है, उसका ट्वीट देखा, वो भी आलोचना कर रहे हैं। मैं दूसरी बात कर रहा हूँ। इससे तो सर, इस आलोचना को मुझे मालूम ही नहीं कि वहां क्या परिस्थिति है। ये CPM यदि कंसिस्टेंट होती तो मैं इसका समर्थन करता। CPM के को और नहीं, BT राणा दिवे ने न्यू एज में एक लेख लिखा और कहा कि हमने तो 65 में CPI से अलायंस इसलिए किया कि CPI मुस्लिम लीग के साथ था। तब मुझे CPI ने इसकी आलोचना क्या कहते थे मालूम है? पिंडी पेचिंग एक्सिस। मुस्लिम लीग से अलायंस होने का मतलब है पिंडी पर पाकिस्तान का और पेचिंग का एक्सिस चल रहा है। ये मेरी आलोचना की गई। अब वो कह रहे थे जब वही मुस्लिम लीग को उन्होंने जिंदा किया। अजीब है कि उस मुस्लिम लीग के सिर्फ मुस्लिम नाम होने से उसको अलग-अलग। देखिए, उसमें एक और ऐतिहासिक तथ्य है कि भारत में जो मुस्लिम लीग आजादी के बाद बना, उसका कन्वीनर जानते हैं? जिन्ना ने लाहौर में 1947 में घोषित किया। ठीक है। ये आश्चर्य की बात है कि भारत के मुस्लिम लीग का और पाकिस्तान के मुस्लिम लीग का लियाकत अली वहां के बने और मद्रास के जो मुस्लिम लीग के लीडर थे उसको जिन्ना ने घोषित किया। और जिन्ना ने उनको एक संदेश दिया था, तुम भारत जाओ और मौलाना आजाद जैसे लोगों पर निर्भर मत करो, अपनी राजनीति स्वयं करो, अपना नेतृत्व स्वयं विकसित करो और फिर हमारे रास्ते पर। ठीक है। अब इस तथ्य के अभी तुरंत तो नहीं है, लेकिन अगर आपके पास है तो ये मुस्लिम लीग वाला उस पर कह दे। पर राकेश ने एक जो बात कही है कि मनोवैज्ञानिक खतरे का एहसास देती रही, कांग्रेस कराती रही और आतंकित करके उसे एक पिंजड़े में रहा। इस पे आप कुछ बोलना चाहते हैं जिससे सेकुलरिज्म की हमारी समझ थोड़ी खुल जाए इस बहस में कि क्या इसके नाम पे कोई दूसरा मनोवैज्ञानिक पक्ष नहीं तैयार हो रहा था?
देखिए, इससे पहले हमें थोड़ा सा और एक क्लैरिटी की ज़रूरत है। जब हम कहते हैं सेकुलरिज्म इस देश में है, तो वो और राजनीतिक दलों के द्वारा कहा गया सेकुलरिज्म, इसमें क्या फ़र्क है? कॉन्स्टिट्यूशन में जिस चीज़ को सेकुलरिज्म कहा गया, उसके बाद में जिन संस्थाओं को सेकुलर संस्थाएं कहा गया, उन संस्थाओं की प्रैक्टिसेस क्या थी, उनसे नीतिगत विमर्श क्या निकला, उन नीतिगत सवालों पर जो सवाल उभरे उस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी क्या राय दी, ये खास विमर्श बनाता है जिसको कि हम भारत का लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल सेकुलरिज्म कह सकते हैं। ठीक है। आपका पहला सवाल जो राकेश जी से था वो ये था कि जो प्रैक्टिस है पॉलिटिकल पार्टीज की, वो पॉलिटिकल पार्टीज की जो प्रैक्टिस है वो सेकुलर, उसमें क्या बुनियादी फर्क है? राकेश जी ने बहुत अच्छी तरह से कांग्रेस की जो राजनीतिक वक्तव्य शैली है उसको बहुत अच्छी तरह से प्रस्तुत किया। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई विरोधाभास मेरा होगा कि अपीसमेंट को एक खास समुदाय के अंदर भय की राजनीति को उन्होंने विकसित करने की कोशिश की, ये बिल्कुल सही है। लेकिन राकेश जी ने ये नहीं बताया कि भारतीय जनता पार्टी का सेकुलरिज्म क्या है। आपका सवाल दोनों के लिए था कि बुनियादी फर्क क्या है, लेकिन बुनियादी फर्क में उतना ही महत्वपूर्ण ये भी है कि बीजेपी का सेकुलरिज्म जो है वो क्या है, वो आप पूरा कर दीजिए। हाँ। मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो सेकुलरिज्म है, जो बहुत पहले शुरू में छदम सेकुलरवाद के नारे से शुरू हुआ था, उसके बाद में उसको और विकसित व्यापक करने के लिए उन्होंने उसको और इसको इलॉबरेट करने की कोशिश की और कहा कि एक सेकुलरिज्म ऑफ इक्वालिटी, जो कल के बयान में आडवाणी जी भी कह रहे हैं, एंटीनी का इशारा भी वही है, थरूर भी उस तरफ इशारा कर रहे हैं कि सबको एक मत होना चाहिए। मुझे लगता है यहीं पर एक बुनियादी फर्क करना जरूरी है कि ये जो सेकुलरिज्म है क्या ये भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल है या नहीं। हम ये नहीं भूलना चाहिए कि राष्ट्रवाद और खास तौर से सांस्कृतिक राष्ट्रवाद भाजपा का मूल मंत्र रहा है। तब सवाल ये है कि जिस सेकुलरिज्म के विमर्श का मैंने शुरू में व्याख्या करने की कोशिश की, क्या ये जो सवाल सेकुलरिज्म ऑफ इक्वालिटी, जो कि बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि यूरोपीय सेकुलरिज्म है, क्या ये भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल है? ये सवाल मुझे लगता है कि बीजेपी से पूछना चाहिए, जो कि अभी तक अनक्लियर है। ठीक है, आप कुछ कहना चाहेंगे? एक बात मैं सिर्फ कहूँगा, हाँ। जो आपने शिक्षा से जोड़ा था अभी ब्लैक बोर्ड का, मुझे भी लगता है कि ग्रीन कलर का ब्लैक बोर्ड है तो इस्लामाइजेशन नहीं है। मैं आपकी बात से एकदम सहमत हूँ, लेकिन मतलब मुझे तो देख के लगा कि किसी सरकार को इसे सार्वजनिक मूर्खता के नमूने के रूप में घोषित करना चाहिए, जिससे पता चले कि हमारे नेता सार्वजनिक जीवन में मूर्खता भी करते हैं। लेकिन रवीश जी, एंटोनी ने जो बात कही उसका एक स्थानीय कारण है। ठीक है। कि केरल में मुस्लिम लीग और मुस्लिम फंडामेंटलिस्ट का ग्रोथ इतना अधिक हो गया है कि आज मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और वहाँ के जो कैथोलिक्स हैं उनके लिए यह असंभावी बन रहा है। इस तरह के दलों का ग्रोथ मुझे नहीं मालूम कि उनके आचरण क्या हैं, और जो हिंदूवादी दल हैं, है ना, उनके ग्रोथ में कोई आप अंतर देखते हैं क्या? एकदम अंतर देखता हूँ। क्या? देखिए, हिंदूवादी दल जो आप सेकुलर हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हैं, नहीं, मैं बीजेपी का नाम नहीं लिया, मेरा इससे मतलब बीजेपी नाम नहीं लिया, लेकिन मेरा मतलब बीजेपी भी नहीं, मेरा मतलब बीजेपी के अलावा और जो अन्य दल हिंदूवादी संगठन हैं, जो घोषित रूप से चुनाव लड़ते हैं, उनकी बात में कर रहा हूं। मैं एक बात जान लीजिए कि वहां पर सिर्फ ये जो विरोध मुस्लिम फंडामेंटलिज्म का विरोध करने वाली जो संस्थाएं बढ़ रही हैं, उसको स्थानीय रूप से अब समर्थन मिल रहा है, क्योंकि लोग आतंकित हो रहे हैं। एक बात और ध्यान दीजिए, केरल में मुस्लिम लीग ने बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से पिछले 20 साल से एजुकेशन और कल्चर को अपने पास रखा है, और उसके कारण देखिए प्रैक्टिकली दिखाई पड़ता है। बाहर से कहना कि कोई मुस्लिम लीग है तो क्या है, बीजेपी रहेगा तो गलत नहीं होगा, ये कहना बहुत आसान है, लेकिन जिस सिस्टमेटिक ढंग से उन्होंने ऑपरेशन किया है वो इंस्टीट्यूशंस का है। एक और छोटी सी बात देख लीजिए, यही सीपीएम की जब पहली मार्क्सवादी सरकार की प्रशंसा, ये एजुकेशन आप लोग भी करेंगे, नहीं, लगेगा एक बात में रवि जी मैं यहाँ खत्म कर रहा हूँ। जब यही मार्क्सवादी सरकार ने शिक्षा नीति लाई थी, नमोदरी प्रसाद की सरकार ने, तो कैथोलिक्स ने फरमान जारी किया था कि सरकारी स्कूलों में हम नहीं जाएंगे, यदि सरकारी स्कूल में कोई अपना बच्चा भेजता है तो बिशप से परमिशन लेना पड़ेगा। मेरा मूल मानना यह है कि जो टर्की में जो संशोधन हुआ 1998 में, बस अंतिम बात में कर रहा हूं, 1998 में एक संशोधन हुआ कि कोई भी बच्चा कुरानिक वर्सेस पढ़ने से पहले 8 साल तक वो सेकुलर एजुकेशन पाएगा। भारत में यदि हम ऐसी व्यवस्था कर दें कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को सरकार राज्य कंट्रोल करेगी, चाहे प्राइवेट हो चाहे वो कोई भी संस्था चला रही हो, कंट्रोल सरकार का होगा। हमने क्या किया कि संस्थाओं को छोड़ दिया एडमिनिस्ट्रेटर करने के लिए माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस को। अब वो क्या कर रहे हैं कि 23 विश्वविद्यालय आज अल्पसंख्यक विश्वविद्यालय हैं, वो कहने के लिए अल्पसंख्यक विश्वविद्यालय हैं, करते हैं धर्म का प्रचार,
तो ग्राउंड लेवल पर जो कंट्राडिक्शंस आता है और जो सरफेस पर दिखाई नहीं पड़ता है, जैसे मुझे थोड़ा अजीब बात है आज कि आज आज मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपने देखिए सबको एक साथ समेट नहीं, दिया, इसलिए मैं आज इसलिए कह रहा हूं कि आज इनकलाब उर्दू अखबार है, मेरे यहाँ उसका ट्रांसलेशन होता है, उसमें जो 23 सर मैं विश्वविद्यालय आ रहा हूँ, प्रभात जी आ रहा हूँ, शिवाजी 23 आ रहा हूँ। विश्वविद्यालयों का जो प्रोफाइल छपा है उसमें विश्वविद्यालय ही क्लेम कर रहे हैं, केरल का विश्वविद्यालय कालीकट का क्लेम कर रहा कि साल में एक बार 20 लाख लोग इकट्ठा होते हैं, हमारा मूल मकसद है धर्म परिवर्तन। तो मैं ये नहीं कहता हूं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वही करता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि जो प्राइवेट निजी विश्वविद्यालय खुल रहे हैं और अल्पसंख्यक के नाम पर खुल रहे हैं, यह समाज में जमीनी स्तर पर धर्मनिरपेक्षता को डिकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तबाह कर रहे हैं, मैं कहूंगा बल्कि तबाह कर रहे हैं। ठीक है, अब इस पे आएंगे तो हिलाल जरा इस पे कोई काउंटर होगा तो बताइएगा। प्रभात जी, हम ये आपसे जानना चाहते हैं कि बीजेपी वो क्या वर्षों से कहती आ रही है, जिसे आज ए.के. एंटनी कह रहे हैं। देखिए, दोनों में अपने अपने अंतर है। अगर आप 90 के दशक को याद करें, जब आप राजनीति में उस वक्त नौजवानी की ऊर्जा लिए हुए प्रवेश कर रहे होंगे सक्रिय राजनीति में, तो वो एक समय संदर्भ था जब सेकुलरिज्म को लेकर काफ़ी बहस हुई थी, अयोध्या का जब मसला आया था, और उसके बाद एक गुजरात का एक और मसला आता है जिससे लेकर खूब सारी बहस होती है। तो कांग्रेस ने भले टोपी नहीं पहनी या पहनाई, जो भी है, आप लोगों ने नहीं पहनी, इन तमाम प्रतीकों को अगर आप हटा दिया जाए तो सेकुलरिज्म पे क्या आप भी उतने ही कमजोर नजर नहीं आते जितनी कमजोर बीजेपी नजर आती है, जितनी कांग्रेस नजर आती है? देखिए, सबसे पहले मूल बात को समझिए। कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में क्या लिखा गया है? धर्मनिरपेक्ष शब्द तो रवीश जी है ही नहीं। पंथ निरपेक्ष शब्द 1976 में जोड़ा गया था, जब देश में आपातकाल लागू की गई थी। अच्छा। संविधान में जब 3 वर्षों तक बहस हुई, 1946 से लेकर 1949 तक, तो उन बहस के दौरान जितने लोग संविधान सभा के सदस्य थे, उन्होंने सेकुलर के बारे में कहा कि इसको ऐड किया जाए, लेकिन सभी ने उसको अस्वीकार किया, क्योंकि उसमें यह कहा गया, यहां तक कहा गया कि अगर हम ये जोड़ते हैं तो मुस्लिमों का नैतिक बल बढ़ेगा। इस बहस को जब बृजेंद्र प्रसाद ने कहा तो उसको भी अंबेडकर जी ने खारिज किया, और 1950 में जो बात आई उसमें यह कहा गया कि अंबेडकर जी ने बहुत साफ शब्दों में कहा कि भारतीय संसद में कहा उन्होंने कि यह संसद किसी पंथ विशेष को शेष लोगों पर थोपने की अधिकारिणी नहीं होगी। आप दूसरे पर थोप नहीं सकते। सवाल क्या है कि इंदिरा जी का इंटेंशन क्या था? संविधान सभा में तो सेकुलर शब्द को यूज नहीं किया गया। हाँ, ठीक है। अब पंथ निरपेक्षता शब्द क्यों यूज किया गया? कहीं ना कहीं उसी समय से उनके मन में यह बात आ गई थी कि हमको किसी वोट को प्रभावित करना है, और उसके लिए उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिलम्बन में चेंज किया। यह बहुत बड़ी बात थी, और 10 मिनट लगे। 3 जनवरी 1977 में उसको पारित भी कर दिया। ये इंटेंशन जब शुरू से ही अगर आपका ये रहेगा, तो भारत का जो सर्वधर्म संभाव है, जो हमारी पार्टी भी मानती है कि यह हम मानकर चलते हैं कि सबको न्याय और किसी के विशेष के लिए कोई तुष्टीकरण नहीं, यह हम मानकर चलते हैं। और इस पर यदि भारत चलता, देखिए रवीश जी, मूल गलती कहां हुई? नेहरू जी ने भारत की आजादी के बाद मुस्लिमों को वोटर समझा, नागरिक नहीं समझा। अगर हम नागरिक की नजरों से देखते तो शायद हमारे जितने भी चीजें बनी हैं, हमने कानून में, हमने योजनाओं में जो जो चीजें बनाई हैं, वो सब नागरिक के लिए होता। दुर्भाग्य से क्या हुआ, उसी समय से हमने मुस्लिमों को वोटर समझा, और इतना समझ लिया कि अब महाराष्ट्र में आप देख लीजिए अभी क्या किया है। वोट के लिए 5%। आप जानते हैं कि रोकिए ना, कोई दिक्कत नहीं। मैं रोकना इसलिए चाहता हूं कि ठीक है, पंथ और धर्म में मतलब तो वही समझा गया, ठीक है, उसके डिक्शनरी में कुछ और विशेष तकनीकी मतलब हो, वो अलग बात है, पर जनता पंथ और धर्म को एक ही बात धर्म का मतलब ही अलग होता है। नहीं, एक ही बात नहीं होता है रवीश जी, दिक्कत यही है। हाँ, एक से और सवाल पूछ लीजिएगा, इसका जवाब दे दीजिएगा। इसका जवाब दे। दूसरा सवाल यह है कि जब आप कह रहे हैं कि एक समुदाय विशेष को लाभ पहुंचाया गया, तो इस संविधान में ऐसी बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं जो कमजोर तबके के उत्थान के लिए अलग से अतिरिक्त रूप से की गई। क्या वो सब अपीजमेंट ही थी क्या? किसने कहा आपको? आप देखिए, धर्म के आधार पर नहीं, धर्म के आधार पर वो सब अपीजमेंट धर्म के आधार पर नहीं है। हाँ,
इसलिए जो धर्म के आधार पर जब कोई आरक्षण चीज दिया सोचेंगे गया, आप, आरक्षण दिया गया, वो किस आधार पे था? जो सामाजिक भेदभाव हो रहा था जिस तबके के साथ, और जो आर्थिक आधार पर भेदभाव हो रहा था उनके साथ जो हुआ था, वो किस आधार पे हो रहा था? उसकी मान्यता कहां से उस आ रही आधार थी? को कौन, क्या वो धर्म से नहीं आ रही उसको थी? चुनौती कौन दे रहा है? नहीं 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 नहीं, फिर आप गलत सोच रहे हैं। भारत के संविधान में है कि धर्म के आधार पर कोई भी आरक्षण नहीं होगा, और उसके पीछे आपके पिछड़े होने का, आपके दलित होने का, आपके गरीब होने का, आपके आर्थिक रूप से पिछड़े होने का, आपके तो उत्थान ठीक है, का, चलिए, अन्य अगर चीजें आपकी हो बात सकती यहां हैं, तक सही है, लेकिन ये नहीं एक हो सेकंड, सकता। मैं मुझे मालूम है कि टीवी की अपनी सीमा है, तो अगर मुस्लिम समाज में कोई तबका गरीब है, पिछड़ा है, तो क्या उसे आरक्षण मिलना चाहिए? देखिए, ये सब चीजें हाँ। उनके आधार, ये सब चीजें तय की गई हैं, हाँ। और आज से नहीं नहीं, हुई मैं है। ये कह रहा हूं पहले जो आरक्षण टोटल केवल है, धर्म के आधार है पर ना? नहीं मिलना चाहिए। अगर वो दलित, अब जो गरीब है उसका तो नहीं, कोई नहीं, धर्म अगर नहीं वो होता। दलित- नरेंद्र मोदी जी कई बार कहें जो किसने गरीब है कहा उसका आपको? कोई धर्म नहीं होता। तो एक समाज नहीं, के नहीं, गरीब को किसने अगर कहा? आप देखिए, आरक्षण दे रहे हैं, तो दूसरे समाज के गरीब को किस तर्क से आप आरक्षण ना देने की वकालत कर रहे हैं? आप आरक्षण खत्म करना नहीं, चाहते हो, वो किसने अलग कहा? बात है, लेकिन दोनों में अगर नहीं, सवाल गरीबी ही नहीं है, आधार है, देखिए। हाँ, वो दोनों में ही वही बातें आती हैं, दोनों में भी गरीब आते हैं, दोनों में ये सब चीजें दोनों में आती है। लेकिन आप रिलीजन, जिसको धर्म कहा जाता है, हाँ। और अंग्रेजी में जिसको अपभ्रंश खत्म करके कहा गया रिलीजन, जो धर्म से जुड़ा नहीं शब्द सर। नहीं है। अगर आप ये मानकर चलते हैं कि धर्म के आधार पर, तो आप सीधे सीधे संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं। प्रभात जी, मुझे एक लेकिन बात अगर बताइए, दलित वो उसमें भी आपके है, देश का नागरिक है, ये तो आप मानते हैं, आपके देश का एक नागरिक कहा कि गरीब नहीं है, है? एक सेकेंड, वो मानने का विकल्प भी नहीं है आपके पास, वो है नागरिक। मैं ये कह रहा हूं कि वो अगर गरीब है और आप एक दूसरे समाज के गरीब को आर्थिक रूप से आरक्षण देने की बात करते हैं, जो आर्थिक रूप से कमजोर है, करते हैं, ना दे पाए हो आगे दे देंगे, वो अलग बात है, लेकिन कहते हैं कि जो सवर्णों में जो आर्थिक रूप से कमजोर है उसको हम आरक्षण देंगे। तो चलिए, आप एक आर्थिक आधार तय करते हैं। जब आर्थिक आधार तय करते हैं तो हिंदुस्तान के हर नागरिक को मिलना चाहिए फिर यह सुविधा। जो आर्थिक रूप से कमजोर है तो उसको किसने आरक्षण कहा नहीं नहीं मिल रहा चाहिए। है? तो फिर आप उसमें मुसलमान को आपको ये- कैसे अलग कर देंगे कि उसका धर्म मुसलमान है? कैसे उस नागरिक को अलग नहीं कर नहीं देंगे? नहीं 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 हाँ। आप जब कॉन्स्टिट्यूशन के आधा पटल पर विधानसभा में या लोकसभा में ये कहेंगे, आपने देखा सुप्रीम कोर्ट ने मनमोहन सिंह के सर, दलील को वो क्रश क्या कर अपनी दिया, नागरिकता खत्म से कर दिया। वंचित हो गया है? मैं ये जानना चाहता हूं प्रभात जी नहीं, कि नागरिकता क्या वो से वंचित मुसलमान नहीं है। होकर नागरिकता से अपने नहीं। नागरिक होने के अन्य फिर वही- अधिकारों या फिर आप उससे वंचित हो गलत गया है? इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं आप जी। मैं जो कह रहा हूं, मैं आरक्षण की बात कर रहा हूं। हाँ। मूलभूत आधार पर दिए गए सुविधाओं की बात नहीं कर रहा हूं मैं। वो सबको मिलना चाहिए और सबको मिल रहा है। अनेक योजनाएं लागू हो रही हैं। मैं जो कह रहा हूं, इसमें मेरा वो कोई- धर्म के आधार पर होने वाले आरक्षण का। एक सेकंड, इसमें मेरा और कोई धर्म के विरोध नहीं है आधार आपसे। पर न हिंदू को न मुस्लिम को किसी ये को आप नहीं ठीक दिया कह रहे गया हैं, है। लेकिन जैसे ही आप अपने मैनिफेस्टो और में अगर डालते मनमोहन- हैं कि हम आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को भी आरक्षण देने पर विचार करेंगे, ठीक है, तो आप सवर्ण ये हमने हटा लिखा के, नहीं है, आपकी जानकारी के लिए बता दूं। मैं कह रहा हूं कि फिर क्या सवर्ण हटा के फिर वहां नागरिक रख दीजिए, फिर तो नागरिक में जो हिंदू है और मुसलमान है दोनों को मिल जाए, क्या दिक्कत है इसमें? सवाल यह है कि देश की जितनी भी योजनाएं हमारे मध्य प्रदेश में जितनी भी योजनाएं बनी हैं, व्यापम उसमें ये छोड़ नहीं के। लिखा गया है कि ये नहीं, आप फिर व्यापम पर आ गए। सारी बातें बताइए कि क्या उन पर लिखा गया कि खाली हिंदुओं के लिए होगा? ये सारी चीजें सब नहीं, पर लागू है। ये बहुत अगर अच्छी एक बात तरफ है कि हम- उसमें नहीं, लिखा है कि सुनिए। हिंदुओं के लिए नहीं होगा, लेकिन अगर आप कहें कि ये मुसलमानों के लिए कहाँ नहीं लिखा होगा हुआ? तो उसका मतलब बदल जाता है सर। ये आरक्षण वाले नहीं, हमने कहा ही नहीं कभी ऐसा। हमने कभी नहीं कहा ऐसा। हमने ये कहा है हाँ। कि आप कम से कम संविधान की उद्देशिका का उल्लंघन मत करिए, चलिए। आप उसको मानिए, और संविधान में जो चीजें नहीं है उसको थोपने की इस कोशिश मत करिए। मुसलमानों के नियत आरक्षण के ठीक मामले में रखिए। ये एक बात सही है कि जब भी चुनाव आता है तभी ये लोग ऐलान करते हैं, ठीक है, तो इससे उनकी नीयत संदिग्ध होती है, फिर लोगों में एक चिढ़ भी पैदा होती है कि आप ये क्यों करते हैं। जब आप करना चाहते हैं तो जब आपके पास पूरा 5 साल मौका होता है तब आप उसकी पहल क्यों नहीं करते? यानी कि हम कुछ देंगे तो तुम भी कुछ दोगे, है ना? लेकिन फिर भी जो प्रभात झा कह रहे हैं कि इस आरक्षण के सहारे, मैंने एक वो उजागर कर रहे हैं कि ये समझने के लिए कि ये कांग्रेस की अपनी तुष्टीकरण की नीति रही है,
जिससे जनता ने इस बार रिजेक्ट किया है। नहीं, मैं तो बिल्कुल उनकी एक एक बात से सहमत हूं और मुझे लगता है कि इस बात को और पावरफुली बीजेपी को कहना चाहिए कि धर्म के आधार पर कोई रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए इस देश में। मैं इस बात का समर्थक हूं और इसी बात को मैं आगे बढ़ाते हुए कहता हूं कि क्यों ना हम एक काम करें कि 1950 का जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर है जो ये कहता है कि आरक्षण के लिए और खास तौर से शेड्यूल कास्ट आरक्षण के लिए आपको भारत में हिंदू, बौद्ध और सिख होना जरूरी है। मुसलमान अगर आप हैं नीची जाति के हैं और अगर आप ईसाई हैं नीची जाति के तो आपको आरक्षण नहीं मिलेगा। ये अनुच्छेद 371 पे जो नीचे एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है ये वो एक्सप्लेनेशन है। अगर बीजेपी इतनी न्यूट्रलिटी चाहती है और ये चाहती है कि आरक्षण जैसी चीज जो है वो पूरी तरह से धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष हो तो उसको ये कहना चाहिए कि ये तो कॉम्युनलिज्म है सीधा सा। अगर उसमें हिंदू, बौद्ध और सिख का नाम जोड़ा गया है तो सीधा सीधा कॉम्युनलिज्म है, उसको हटा दीजिए और उसको वाकई एससी कैटेगरी को पंथ निरपेक्ष बनाइए। तो मैं प्रभात जी की बात से सहमत हूं। दो बातें मैं और कहना चाहता हूं जो राकेश जी की बातों से निकल कर आई हैं। एक है कि खतरा कन्वर्जन का कि कन्वर्ट हो जाएंगे जो अभी इन्होंने कहा, और दूसरा कि ऑटोनॉमी ऑफ इंस्टीट्यूशन का कि क्या भारतीय, देखिए संस्थाएं जो हैं, संस्थाकरण की ऑटोनॉमी हमारे यहाँ इस देश की, जैसे इन्होंने शुरू में ही कहा कि हम वाकई सेकुलर हैं। अगर वाकई हम सेकुलर हैं तो हमको संस्थाओं की ऑटोनॉमी की इज्जत करने की आदत डालनी चाहिए। हमें ये मानना चाहिए कि जिसको हम संप्रभुसत्ता कहते हैं राजनीतिक परिभाषा में, था कि कोई 20 लाख जमा हो जाए कि हम धर्म परिवर्तन कराना चाहते हैं। अगर ऐसा कोई कहता है, अगर कोई ऐसा कहता है तो यकीनी तौर पर वो सेकुलरिज्म की जो उसूली दूरी है उससे उसका उल्लंघन कर रहा है। ये केस टू केस बेसिस पर होगा। लेकिन अगर आप सबको क्लब कर दें एक कैटेगरी में और आप ये कहना शुरू कर दें कि संस्थाओं की ऑटोनॉमी और खास तौर से अल्पसंख्यक संस्थाओं की ऑटोनॉमी का सवाल जो है वो धर्मनिरपेक्षता के साथ नहीं के पास जाना चाहता हूं, पर ये संस्था वाला छोड़ दीजिएगा। जो अभी हिलाल ने कहा कि जो संविधान में है कि आरक्षण लेने के लिए हिंदू होना जरूरी है, उसको हटा देना चाहिए। नहीं, ये बहुत वैधानिक सवाल इन्होंने उठाया जिसपे बहुत बार चर्चा हुई है। मैं इसका एक उत्तर देना चाहता हूँ। छोटा सा, छोटा एकदम बहुत छोटा उत्तर। ऑडियो लाइन मिल गया। देखिए, ये पहली बार बहस नहीं हुई। संविधान सभा में नागप्पा ने इसी बात को उठाया था। नागप्पा शेड्यूल कास्ट थे, मद्रास जनरल से मुझे उसमें एक समस्या है। संविधान सभा की बहस में ना 70 एंगल से लोग बहस कर रहे हैं। उसमें से 2 चुन लेते हैं उसमें और बाकी 68 पर हम चुप रह जाते हैं। मैं सिर्फ उसको जोड़ दे रहा हूँ। बात यह है क्या हटाना चाहिए कि नहीं? शेड्यूल कास्ट आज की तारीख में हम नहीं समझ वाले किसी हालत में नहीं हटाना चाहिए। शेड्यूल कास्ट कास्ट को रिजर्वेशन सिर्फ इस बात पर दिया नहीं जाता कि गरीब हैं, इस बात पर दिया जाता है कि उनके साथ अस्पृश्यता का व्यवहार होता है। और वो अस्पृश्यता का व्यवहार किस आधार पे होता है? उसका कोई धार्मिक आधार है? सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक तीनों है। क्या बात करते हैं? मंदिरों में प्रवेश उनका नहीं होता। तो धार्मिक आधार पे अगर वहां पे अगर किसी के साथ भेदभाव हो रहा है, यदि मुस्लिम समुदाय के एक साइंटिफिक सर्वे हो और ये साबित हो जाए कि वहां जाति है, अस्पृश्यता है, मस्जिद में प्रवेश नहीं है, तो हम मानेंगे। आप देखिए, नहीं, वांट टू हैव केक और वांट टू ईट इट नहीं चलेगा। आप फंस गए। इसका मतलब आप सपोर्ट कर रहे हैं। मैं आप ज्यादा खींच दूंगा तो आप सपोर्ट में आ जाएंगे। चलिए, कोई बात नहीं। पर शिवानंद जी आप माफ कीजिएगा कि ऑडियो नहीं मिल रहा था। पता नहीं आप सबकी बात सुन पा रहे थे कि नहीं सुन पा रहे थे। पर इस तरह से चुनाव में हारने के बाद कई दलों के नेता इस हिचकिचाहट से क्यों पेश आ रहे हैं कि हम किसी मुसलमान के साथ घूम रहे थे या नजदीक थे तो उसकी वजह से जनता ने हमें रिजेक्ट कर दिया? क्या उन्हें अपनी जनता पे इतना भरोसा नहीं है कि ये वही हिंदुस्तान है जब 2004 या 5 के साल में सच्चर कमेटी आती है, 2006 या 7 के साल में, मैं जबानी बोल रहा हूं, याद नहीं है, सच्चर कमेटी लागू होती है। अगर उसे मुसलमानों के कल्याणार्थ उठाए गए किन्हीं कदमों से शिकायत होती तो 2009 में ही यूपीए को रिजेक्ट कर देती। ये अचानक मुस्लिम परस्ती को लेके एक स्वाभाविक जो काम होना चाहिए आप राजनेताओं का कि आप कमजोर तबके का भी ख्याल रखें, उसे एक समस्या के रूप में क्यों पेश किया जा रहा है? या आपका विश्वास हिल गया है या ये जनता बदल गई है? देखिए रवि साहब, 2 बात कहना चाहते हैं। एक तो प्रभात जी की बात मैं सुन रहा था। देखिए, फंडामेंटल राइट में मुसलमानों को जो अधिकार दिए गए हैं वो अधिकार जो है आजादी के आंदोलन के लड़ाई का कमिटमेंट है। आप देखिएगा, मोतीलाल नेहरू कमेटी, तेज बहादुर सप्रू कमेटी, इन सब कमेटियों में कांग्रेस पार्टी ने यह वादा किया है कि इस देश में हर धर्म के मानने वालों को बराबर का अधिकार रहेगा। और इसीलिए माने संविधान सभा में ये राइट जो है माइनॉरिटी को, रिलीजियस माइनॉरिटी को जो है दिया गया है।
इसलिए सेकुलरिज्म और कम्युनलिज्म का या संविधान के प्रियम्बुल में इमरजेंसी के समय संशोधन करके उसको डाला गया, वो एक अलग बात है। लेकिन ये कमिटमेंट आजादी के लड़ाई का था, जिसको संविधान सभा ने अमली रूप जो है देने का काम किया फंडामेंटल राइट के सवाल में। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि वाकई जो सेकुलरिज्म का मामला है, ये मामला इतना बिगाड़ दिया गया है, और मैं इसमें मानता हूं कि कांग्रेस पार्टी का सबसे ज्यादा दोष है। और इसलिए मैं मानता हूं कि मुझको मालूम है कि 1952 में आचार्य नरेंद्र देव जी फैजाबाद से चुनाव लड़ रहे थे, और उनके खिलाफ जो है कांग्रेस पार्टी ने बावन दास नाम के एक साधु को टिकट दिया था, जो तुलसी दल और गंगा पत्थर लेकर के वोट मांग रहे थे और नास्तिक करार दे रहे थे आचार्य नरेंद्र देव को। समाजवादियों ने गोविंद वल्लभ पंत से कहा, जवाहरलाल नेहरू से कहा, कोई सुनवाई नहीं हुई। राकेश ने अभी आचार्य नरेंद्र देव ने कृपलानी के चुनाव का उदाहरण दिया। हाँ, 1952 में आचार्य नरेंद्र देव जी ने आरोप लगाया है, मैंने पढ़ा है कि साहब कांग्रेस पार्टी मुसलमानों को कह रही है कि अगर आप कांग्रेस पार्टी को वोट नहीं दे रहे हैं तो आप देशभक्त नहीं है। ये मामला लगातार जो है बिगाड़ा गया है। और इधर जो क्षेत्रीय नेता कम्युनलिज्म की बात करते हैं, वो इस ढंग से कम्युनलिज्म को पेश करते हैं जिससे लगता है कि वो मुसलमानों की सरपरस्ती कर रहे हैं, और इससे हिंदुओं के मन में हिंदू भाव जो है जगता है। और यही नतीजा जो है पिछले लोकसभा के चुनाव में हम लोगों ने देखा है। तो ये एक बहुत खतरनाक स्थिति जो है बनी है। ये हिंदू कम्युनलिज्म के खिलाफ जो है हिंदू समाज को वो एड्रेस नहीं करते हैं, वो मुस्लिम समाज को एड्रेस करते हैं, और अपने अपने जात की गोलबंदी करके मुसलमानों को आगे करते हैं कि जैसे कम्युनलिज्म से लड़ाई का ठीका मुसलमानों ने ले लिया है। और इसीलिए एक विकर्षण पैदा हुआ है ऐसे लोगों का, चाहे वो बिहार के नेता हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश के नेता हो। ये हमने खुद महसूस किया। शिवानंद जी, अगर बहुत संक्षेप में ये बता सकें कि आपने कांग्रेस की इन कमजोरियों को उजागर किया और क्षेत्रीय दलों की एक सेकुलर जो राजनीति रही है, पर आप बीजेपी की भी इन्हीं रणनीतियों के भी आलोचक रहे हैं, है ना? उसे भी आप एक समस्या के रूप में देख रहे थे। तो अब इस वक्त वहां क्या सब ठीक हो गया? उस तरफ जितनी राजनीतिक कमजोरियां थी वो सारी फिक्स हो गई? देखिए ना, बीजेपी के बारे में तो सब आदमी जानता है, बीजेपी के बारे में बताने की जरूरत नहीं है। आरएसएस की क्या नीति रही है, हिंदू महासभा की क्या नीति रही है, ये सर्वविदित है, और इसके बारे में हम लोग लगातार बोलते रहे हैं। इसलिए हमने उसको इम्फेसिस नहीं दिया। बीजेपी के बारे में सब आदमी जानता है। ये अभी जो ये स्वरूपानंद जी का विवाद है, ये क्या है? इस तरह से जो तोगड़िया का भाषण होता है, बाकी लोगों का भाषण होता है जो विश्व हिंदू परिषद के हैं, अशोक सिंघल जी जो बोलते हैं, तो ये इसमें आरएसएस और बीजेपी। ठीक है, एक लाइन में जवाब दीजिएगा, हालांकि बड़ा मुश्किल है। क्या इस चुनाव से बीजेपी की जो भी सोच और समझ रही है सेक्युलरिज्म को लेकर, उसे मंजूरी मिली है क्या? नहीं, हम इस बात को नहीं मानते हैं। हम मानते हैं कि एक तो कांग्रेस के प्रति घोर निराशा, लोगों के मन में एकदम हताशा का भाव पैदा हो गया था। कांग्रेस को लोग देखना नहीं चाहते थे, और केंद्र में यही दो ताकतें थी, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी थी और दूसरे तरफ कांग्रेस, जिसका नेतृत्व जो है राहुल गांधी कर रहे थे जी। उसका एक लाभ जो है भारतीय जनता पार्टी को, और नरेंद्र मोदी ने उस हताशा को कायदे से इस्तेमाल किया, उसका फायदा मिला। लेकिन हम ये भी कहना चाहते हैं कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जो बहस हुआ, उसके जवाब में खुद नरेंद्र मोदी जी ने कबूल किया है कि इस देश का जो मुसलमान तबका है वो पिछड़ा हुआ है, और उन्होंने ये कहा कि देश का कोई अंग अगर कमजोर रहेगा तो देश मजबूत नहीं हो सकता है। और उन्होंने खुद इसको कबूल किया है कि देश का मुसलमान पिछड़ा हुआ है और उसको ऊपर उठाने के लिए विशेष प्रयास की जरूरत है। ठीक है, हम छोटा सा एक ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद थोड़ी एक नई बात कर लेंगे कि आप लोगों के दिमाग में क्या कोई एक नई समझ बन रही है जहां सेकुलर होने को हम नागरिक कर्तव्य के रूप में स्थापित कर सकें, इससे बीजेपी और कांग्रेस के चंगुल से आज़ाद कर दें। और यह भी सोचिएगा कि आप अल्पसंख्यक मंत्रालय तो बना लेते हैं, फिर संविधान कुछ नहीं कहता। सिर्फ धर्म के आधार पर आप आरक्षण देते हैं तो संविधान कुछ कहता है। छोटे से ब्रेक के बाद